इंडिया की जीडीपी में अभी मैन्युफैक्चरिंग का जो रोल है वो 13 से 14% का है। अभी स्टिल जो अभी कंटिन्यूसली रोल चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग में जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। इसी की वजह से दिक्कत ये है कि नई जो ग्रोथ है वो तो दिख रही है कि जीडीपी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट जो इंडिया के लिए आज भी समस्या बना हुआ है, वो आज तक अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ये इनके लिए भी सरदर्द बन चुकी है, सरकार के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है कि क्यों एम्प्लॉयमेंट को हम बूस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी बहुत ज्यादा है। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रोग्राम भी बनाया है। अब इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बनाया है नेशनल मॉनिटरिंग मिशन बनाया है, सॉरी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन बनाया है एनएमएम। अब नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन में ये बताने वाले हैं कि हम जो इंडिया का 13 से 14% जीडीपी जो मैन्युफैक्चरिंग से कंट्रीब्यूट होता है जीडीपी में, उस कंट्रीब्यूशन को बढ़ा के 2035 तक उसको तुम्हारा 25% तक करना है। अब 25% तक ले जाने के लिए ये बहुत बड़ा ह्यूज स्टेप लेना होगा, क्योंकि वो इतनी जस्ट इसका जो अभी तक की मैन्युफैक्चरिंग से कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसका एकदम जस्ट डबल करने के बराबर हो जाएगा। जब डबल करना है तो उन्हें बहुत सारे स्टेप लेने होंगे और उसके लिए उन्होंने फ्रेमवर्क भी तैयार चालू कर दिया है बनाना कि हम किस तरह से उसको अचीव कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे अपने जो रीजन है, क्योंकि क्यों मैन्युफैक्चरिंग में हम अभी भी पीछे हैं। एक तो लैंड का और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलप करने का कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आता है। लैंड को हायर करना एक्वायर करना वो बहुत ज्यादा आता है। दूसरा स्किल गैप जो हमारे यहाँ प्रोवाइड है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, स्किल पर्सन के गैप बहुत जबरदस्त है। वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। दूसरा तीसरा रीजन ये है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। मतलब आपको कहीं से सामान पहुंचा के कहीं और पहुंचाना है तो वो कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई पड़ जाती है कि जो अदर के लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं रहता। अब चौथा पॉइंट ये रह जाता है कि स्टेट के अलग रूल चलते रहते होते हैं और सेंटर के अलग रूल होते हैं। तो जो आपको माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है या कुछ भी करना है तो उसमें जब स्टेट और सेंट्रल के बीच में अलग अलग रूल होंगे, उनके अपने अपने फेवर के अकॉर्डिंग होंगे, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। और क्लियरेंस कराते कराते जो बंदा होता है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि इतना काम मैं कैसे करूं। तो ये काफी मेजर पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि इनके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को बाकी है। तो ये भी उन्होंने फाइंड आउट किए कि इनको कैसे रिड्यूस किया जाए। इसके लिए उन्होंने जो बजट है वो 10,000 करोड़ का लगभग इसके लिए इनिशियली स्टार्ट करने के लिए चाहिए होगा। 10,000 करोड़ कौन डालेगा, गवर्नमेंट ही डालेगी या प्राइवेट सेक्टर से भी लिया जाएगा? क्वेश्चन ये भी आता है। पर उन्होंने कहा है कि टोटल बजट का 10,000 करोड़ में हम कुछ पोर्शन भी डालेंगे, बाकी हम बाहर के फॉरेनर्स को इन्वेस्ट करने के लिए बुलाएंगे। और जितने भी इंडस्ट्री है अगर वो इन्वेस्ट का उनसे भी इन्वेस्ट करवाएंगे। तो कुल मिला के ज्यादातर जो पोर्शन है इस 10,000 करोड़ के मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए वो जो इंडस्ट्री है उनसे लगवाने का ये प्लान बना रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट वो ज्यादा है उसको कंट्रोल किया जा सके। और इसके लिए उन्होंने क्लस्टर्स बनाए हैं, देश को काफी 7-8 क्लस्टर्स में उन्होंने बांटा है। जैसे साउथ ईस्ट में दिया है बेंगलोर और चेन्नई का, और नॉर्थ वेस्ट में दिया है दिल्ली दिल्ली एनसीआर का, नॉर्थ सेंट्रल में दिया है आगरा और प्रयागराज रीजन का, नॉर्थ ईस्ट में दिया है अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर इन राज्यों को, और वेस्ट में दिया है गुजरात और महाराष्ट्र को, ईस्ट में दिया है वेस्ट बंगाल को, और साउथ में दिया है त्रिपुरा और मणिपुर को। अब इनको स्टेट वाइज पूरे देश को क्लस्टर्स में इन 7-8 क्लस्टर्स में बांट दिया जाएगा। और इनके अकॉर्डिंग टू इनकी कैपेसिटी, जैसे कैपेसिटी बोले तो जो साउथ वेस्ट है बेंगलोर और चेन्नई का, वो हाई टेक के लिए और सेमी कंडक्टर्स के लिए उन्होंने अलॉट किया, क्योंकि यहाँ से जो आईटी का सेक्टर है और सेमीकंडक्टर्स है वो ज्यादा अच्छे से बनाए जा सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट है जैसे दिल्ली एनसीआर पंजाब वाला रीजन है, उसमें फूड प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। उसमें वहाँ पे फूड प्रोडक्शन के लिए ही काम करा जाएगा। नॉर्थ सेंट्रल का आगरा और प्रयागराज का है, वहाँ पे लीथर है, नॉन मेटेलिक कंपोनेंट है, वो सब के लिए बनाने के लिए
बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, उसमें फार्मा का है और बोटेनिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो सब कुछ को बनाने के लिए ध्यान दिया जाएगा। और इसके अलावा वेस्ट में गुजरात और महाराष्ट्र है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा पे भी ध्यान दिया जाएगा। वे ईस्ट ईस्ट में हो गए वेस्ट बंगाल, उसमें मैन्युफैक्चरिंग जैसे आयरन स्टील इनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और साउथ साउथ में जो त्रिपुर और होसूर का एरिया है, उसमें ऑटोमोटिव कंपोनेंट जैसे कैपिटल गुड इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। मतलब जहाँ से आपका आउटपुट जो जिस फील्ड में अच्छा है और उसका आउटपुट अच्छा है, वहां पे वो उन्हीं को आगे फर्दर डेवलप किया जाएगा। देश को 7 भागों में से बांट के खाली एक पार्ट से ही रिवेन्यू जनरेट ना करके सभी पार्टों से रिवेन्यू जनरेट कराना है, वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कराना है। और वहाँ पे जो भी कॉम्प्लिकेशन है इन स्टेट और सेंटर के बीच में वो दूर करनी है, जिससे कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कंट्रोल किया जा सके। और जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का जो रोल है अभी तक का 13 से 14%, उसको बढ़ा के कहीं ना कहीं 25% के टारगेट पे लाया जा सके। इसी को लिए ये सारे काम कर दिया जाता है, करने की जरूरत की जा रही है। इसमें की कंपोनेंट होगी क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, जो मैंने आपको भी पहले बता दिया। सीडिंग का प्राइवेट फंडिंग से ही ज्यादा से ज्यादा कराने का फोकस किया गया है। और फोकस रहेगा ज्यादा हाई वैल्यूएशन सेक्टर्स को आगे बढ़ाना, मतलब जिससे ज्यादा आय आ सकता है, वैल्यूएशन जिससे ज्यादा अच्छा सा, मतलब कुल मिला के पैसा बनाना है यहाँ पे, वो ज्यादा अच्छा आ सकता है। टेक्नोलॉजी और R&D पे बहुत ज्यादा काम करने का जरूरत है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारा सामान चाइना से ही मंगाते हैं और उसमें हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट भी हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रेड और मार्केट एक्सेस को आसान बनाना है, क्योंकि जब तक ट्रेड और मार्केट एक्सेस में कॉम्प्लिकेशन रहेंगे, स्टेट और सेंटर अलग फाइट कर रहे हैं, उसको आसान नहीं बनाया जाएगा। ये सब कुछ अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। मैटर क्यों ज्यादा कर रहा है, उसमें देखें तो एम्प्लॉयमेंट इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्सपोर्ट का पावर बढ़ना है, स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजिक रिलायंस रिलायबल बनना है। क्योंकि आप अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तभी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ पाएगी जब इतने सारी मैन्युफैक्चरिंग खड़ी होंगी, और वो एम्प्लॉयमेंट को हम तभी टैकल कर पाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट स्टिल बहुत ज्यादा रहती ही चली जाएगी। और एम्प्लॉयमेंट के कारण गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि कहाँ से कैसे कैसे इस सबको मैटर को सोल्व करना है। अब चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, चैलेंजेस ज्यादा बड़ा रहेगा लैंड का और उसकी क्लियरेंस करवाने का, लॉजिस्टिक को स्मूथ बनाना है, स्किल्ड वर्कर जितनी भी है हमारे देश में उसको स्किल बनाना है, उसको स्किल बना के इतना परफेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए नए नए सेंटर खोलने पड़ेंगे, उनको काम सिखाना पड़ेगा, जिससे वो अच्छा कर सके। फाइनेंसिंग कंपोनेंट जितने भी हैं, सॉरी फाइनेंसिंग और कंस्ट्रक्शन का काम जितना भी है वो सब कुछ करना पड़ेगा। रेगुलेटरी के लिए कॉम्प्लेक्सिटी जितनी है उसको सोल्व करने के लिए कैसे उसको सोल्व किया जा सकता है वो देखना पड़ेगा। ट्रेड अनसर्टेनिटी ज्यादा नहीं आनी चाहिए। और सबसे लास्ट में इम्पोर्टेंट, एनवायरमेंट को स्मूथ बनाना है कि जिससे ये सारे काम आसानी से हो सके। अगर हम इसका एस्टिमेशन देखें, अगर गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा देख रेख में करती है, बहुत ज्यादा केयरफुल रहती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 2035 तक हम इसको टारगेट कर लें। अगर मीडियम साइज में काम करती है तो 20 से, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है वो 25% अचीव हो जाएगी। अगर मीडियम साइज में काम करते हैं कि थोड़ा कम काम करें, लचीलेपन से जो गवर्नमेंट करते हैं, तो 21% तक हो जाएगी। अगर धीरे धीरे ही स्लो इन्हें काम करना हुआ तो 16 से 17% की ही जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी कंटिन्यूसली रहने वाली है। डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट इसको किस तरह से लेती है। अगर गवर्नमेंट इसको अच्छे से ज्यादा सीरियसली लेती है, कि उम्मीद करो तो फिर कि 2025 तक, सॉरी 2037 तक 25% की मैन्युफैक्चरिंग से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होने लग जाएगा। आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।